स्ट्रीट। तो आज बात करने वाले हैं ग्लैंड फार्मा के बारे में। ग्लैंड फार्मा में आज भागा है शेयर उसका 10%। इस वीडियो में जानेंगे ग्लैंड फार्मा से सारी जानकारी, क्या रहे उनके शेयर प्राइस और क्या रहे उनके रिजल्ट्स, क्या है मैनेजमेंट का आउटलुक और क्या है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, और ऐसा क्या बताया रिजल्ट में कि 10% भाग गया है। वैल्यूएशंस वगैरह क्या है, डेप्थ वगैरह कितना है, नेटवर्थ वगैरह कितनी है, सारी चीज़ें जानेंगे। कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, फ्यूचर आउटलुक, मैनेजमेंट कमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अंत में आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, होल्ड करें, सेल करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं। और वहीं पे थोड़े बहुत शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे चेंजेस जानेंगे। अब इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं तो जायज़ सी बात है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको मज़ा बहुत आएगा। और दूसरी चीज़, ग्लैंड फार्मा से रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। चलिए अगर हम शुरू करें थोड़ी बहुत हाइलाइट्स की, तो ग्लैंड फार्मा के जो रिजल्ट्स रहे हैं, अगर आप देखोगे 40% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, 37% यहाँ पे टोटल इनकम के अंदर ग्रोथ है। इबिटा मार्जिन 40% के रहे हैं, जो पिछली बार से थोड़े कम रहे हैं। बट अगर आप देखोगे तो ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री के अंदर 40% इबिटा मार्जिन देना एक फार्मा कंपनी में नॉर्मली नहीं देखा जाता है। हम अगर देखें एपीआई के अंदर तो यहाँ पे 20% इबिटा मार्जिन होता है। पैट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे 28% का मार्जिन है, जो पिछले क्वार्टर से खराब रहे हैं। बट अगर आप ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे 34% की ग्रोथ है। पूरे साल के लिए अगर आप बात करते हो तो 30% की यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई गई है। और इबिटा मार्जिन जो अगर आप देखते हो वो 40% के रहे हैं, पिछली बार से 1% से बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है। और पैट मार्जिन यहाँ पे फ्लैट रहे हैं 28%। ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट है और एक अच्छी खासी है। बट यहाँ पे क्या है कि ये क्यू ऑन क्यू एनालिसिस नहीं है, बट हम लोग वो भी कर लेंगे अगर यहाँ पे हम देखें। और उसके अलावा थोड़ी बहुत यहाँ पे मार्केट वाइज बताया है, तो अगर आप देखोगे सबसे बड़ा यहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस होता है वो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बेसिकली यूएसए और कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वाले मार्केट्स होता है। ये वो मार्केट्स है जहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप सिंपल सी बात समझो कि यूएस में दवाई के पैसे ज़्यादा देगा या इंडिया में गरीबी ज़्यादा है, इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो सारी चीज़ें होती है। तो यूएस में क्या होता है ना, वो बहुत हाई टेक कंपनी, वहाँ पे हेल्थ बहुत डेवलप्ड है। तो ये जो कंपनी ग्लैंड फार्मा है बहुत ही अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो हर कहीं नहीं चलते। इंडिया में ना जेनेरिक दवाओं का ज़्यादा सीन चलता है। और इंडिया में अगर आप देखोगे 1248 मिलियन का बिजनेस है, बाकी थोड़ा बहुत बिजनेस यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो ये सारी चीज़ें, बट अगर आप देखोगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो ग्रोथ है 196% की है। और इंडिया के अंदर वैसे देखोगे तो आप यहाँ पे ओवरऑल 19% की ग्रोथ है और 22% यूएस मार्केट की है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे एक बहुत ही शानदार परफॉर्मिंग बिजनेस रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कंपनी के जो अगर आप देखोगे आर&डी है, तो आर&डी की बात करें, कंपनी का यहाँ पे 3.5% रेवेन्यू का आर&डी यहाँ पे किया गया है। वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी ने कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो 1220 बिलियन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे आर&डी में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। उसी के अलावा कंपनी ने अभी तक 284 एएनडीएस फाइल किए हैं, जिसमें से 234 अप्रूव्ड हो चुके हैं। ठीक है, अब एएनडीएस का मतलब क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। एएनडीएस मतलब यहाँ पे एक बेसिकली अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन होती है वो यहाँ पे उसको एएनडीएस बोला जाता है। एक मतलब ड्रग के लिए जो एप्लीकेशन लगती है अप्रूवल के लिए, वो होता है। इस क्वार्टर के अंदर अगर हम बात करें तो कंपनी ने 5 डीएमएफ फाइल किए थे और 32 एनडीए के अप्रूवल्स मिले हैं। ठीक है, अब ये डीएमएफ भी एक तरीके की एप्लीकेशन होती है, तो ये सारी चीज़ें। और कंपनी ने टोटल 21 फाइल किए थे, 32 के अप्रूवल्स मिले, मतलब कुछ पुराने अप्रूवल्स वगैरह मिल गए। तो ऐसी चीज़ें ये सारी हुई है। अच्छा, कंपनी ने उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल कैपेक्स किया है 2200 मिलियन के लगभग का यहाँ पे कैपेक्स किया है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये मेजरली जो कैपेक्स है ये स्टेरलाइल इंजेक्टेबल के लिए किया है, फैसिलिटी लोकेटेड इन हैदराबाद। और वहीं पे कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी एपीआई की वाइजैक में यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। और उसी के अलावा अगर आप देखोगे तो बायोलॉजिक जो फैसिलिटी है अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी कंपनी के बिजनेस को समझेंगे तो थोड़ी बहुत और चीज़ें जानेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूएस के अंदर कंपनी ने बोला स्टेबल ग्रोथ है। फिर कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि अपने को एज अ इन्वेस्टर इतने समझ नहीं आएंगे, बट अगर आप देखोगे तो कंपनी ने ब्रांडेड मार्केट के अंदर किए। ब्रांडेड मार्केट के अंदर यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में इंडिया में ये रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो यहाँ पे बनाती है और यहाँ पे सफिशिएंट सप्लाई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी करती है जो अलग अलग तरह की दवाई है, यहाँ पे कुल मिला के कोविड-19 के लिए ये काम करती है। तो ये वो कंपनी जो कोविड-19 के कारण चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सभी को पता है। यहाँ पे जो ये इंजेक्शन है रेमडेसिविर, इसकी कितनी यहाँ पे रेमडेसिविर इसकी यहाँ पे डिमांड कितनी ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हो जाता है कभी कभी। चलिए, यहाँ पे जो कंपनी के जो एमडी हैं और सीईओ हैं उनका क्या कहना है अगर आप देखेंगे
तो वो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो कंपनी ने ग्रोथ हासिल करी है 32% की करी है, प्रॉफिट ग्रोथ 29% की है, पैट मार्जिन वगैरह ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स पे बात करिए, ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आवर वैक्सीन बिजनेस एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट आवर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, यहाँ पे अगर आप वो देखोगे तो बायोसिमिलर स्पेस के अंदर कंपनी यहाँ पे थोड़ा बहुत एंट्रेंस करेगी और वो सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स थे वो यहाँ पे अच्छे थे, बट यहाँ पे एक और चीज़ जो अपने को हमेशा मैं बोलता हूँ कि अपने को एक चीज़ देखनी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, वो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी कंपनी को जज करने का, अगर अनलेस एंड अनटिल वो साइक्लिकल कंपनी हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पिछली बार से अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी के, यहाँ पे अगर हम देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी यहाँ पे पिछली बार से बढ़े, तो कुल मिला के क्यू ऑन क्यू और यहाँ पे वाई ओ वाई बेसिस पे कंपनी ने ग्रोथ हासिल करी है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इसका कंपनी का जो पी है इस बार ईपीएस है 62 रुपीज़ का है। यहाँ पे पी की बात करें तो लगभग पी यहाँ पे आपको बैठेगा 45 रुपीज़ का। जब आप इसकी शेयर प्राइस को जो कि लगभग अभी चल रही है उससे यहाँ पे डिवाइड करते हो ईपीएस को, तो यहाँ पे 45 का पी बैठेगा। अच्छा 45 का पी कैसा है, देखिए जनरली इतनी वैल्यूएशंस थोड़ी यहाँ पे हाई वैल्यूएशंस है, बट कंपनी ने अपने डीआरएचपी जो कि अपना आईपीओ की फाइलिंग्स में बताया था कि इनका कोई लिस्टेड पीयर नहीं है। अब आ जाते हैं लिस्टेड पीयर क्यों नहीं है, लिस्टेड पीयर में ऐसा क्या है कि क्यों नहीं है। तो देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, इंजेक्टेबल्स क्या होता है। अच्छा ग्लैंड फार्मा के क्या क्या बिजनेस है, देखो ग्लैंड फार्मा है ना इंजेक्टेबल्स बनाती है। इंजेक्टेबल्स का मतलब होता है जो इंजेक्शन में ऐसी कुछ दवाइयाँ जो इंजेक्शन और निडल के थ्रू दी जाती है, ठीक है, जो इंजेक्शन के अंदर दवाई डाली जाती है ना वो इंजेक्टेबल्स बनाने का काम करती है। और इसके अंदर यहाँ पे इस मार्केट में इतनी ज़्यादा लीडरशिप और इतने बड़े लेवल पे इंडिया में कोई नहीं करता है, ठीक है। बाकी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज करती हैं बट उनके दूसरे भी बिजनेस है। और फिर उसके अलावा इनका एक और बिजनेस है एपीआई का, जहाँ पे एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट बनाए जाते हैं। अगर आपको समझना है एपीआई क्या होता है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये मेरी मान लीजिए एक सर दर्द की दवा है। सर दर्द की दवा में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आप टैबलेट के पीछे देखते होंगे, बट यहाँ पे एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो यहाँ पे आपको इंटेंडेड इफेक्ट्स देगा। एपीआई इज समथिंग विच गिव्स इंटेंडेड इफेक्ट। सर दर्द को कम करने के लिए यहाँ पे जो दवा दी जाती है, जो एक इंग्रेडिएंट होगा वो एपीआई कहलाता है, जो आपका मेन दवाई का पोर्शन होता है, ठीक है। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नॉन एपीआई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो बेसिकली आपके है ना बॉडी के बाकी सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, आपको डायबिटीज़ वगैरह ना हो, आपकी सांस ना चढ़े, इस तरह की चीज़ें होती है। तो ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए फिर एक बिजनेस होता है यहाँ पे फॉर्मुलेशन बिजनेस, जिसके अंदर यहाँ पे बेसिकली 2-3 दवाइयों को मिलाया जाता है और यहाँ पे पूरी की पूरी फिनिश डोजेज को बनाया जाता है। तो ये सारे बिजनेस है। मेन इनका जो बिजनेस है इंजेक्टेबल्स बनाने का है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ वगैरह के बारे में अपन जान लेते, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लाइबिलिटीज़ है अगर आप देखते हो तो कंपनी यहाँ पे शायद आई थिंक ये डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो टोटल लाइबिलिटीज़ यहाँ पे 803 मिलियन के लिए लगभग बताई है। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास जो कैश बैलेंस पड़ा है बुक्स के बैंक में वो करीबन 25,000 मिलियन पड़ा है, ठीक है। अब ये बेसिकली कहाँ से आया इतना सारा पैसा, तो अगर आप देखोगे तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और ये सभी आप मिलाते हो तो यहाँ पे करीबन ये जो पैसा है ये बेसिकली यहाँ पे कंपनी के आईपीओ प्रोसीड्स का है। तो वो सारी चीज़ें, तो ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट फ्री है। और वहीं पे अगर आप देखोगे जो छोटी मोटी आउटस्टैंडिंग भी है वो 5,000 मिलियन की है। 5,000 मिलियन को अगर आप यहाँ पे इसके साथ भी जोड़ते हो 5,800 मिलियन के अगेंस्ट में कंपनी के पास जो डेप्ट है वो अगर आप देखोगे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पड़े हैं वो ज़्यादा है। तो ओवरऑल कंपनी नेट डेट फ्री है, मतलब कंपनी के कैश बैलेंस ज़्यादा है कंपनी के यहाँ पे डेप्ट से। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा अब थोड़ी बहुत और अब यहाँ पे अब आएगा मज़ा आपको। यहाँ पे हम जानेंगे कंपनी के कुछ अजीब अजीब तरह की चीज़ें। तो आप ये देख सकते हो इबिटा मार्जिन कंपनी का कैसे बड़ा है। यहाँ पे अगर आप बात करते हो इबिटा मार्जिन की तो ये यहाँ पे इबिटा मार्जिन के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर कैसी ग्रोथ है ये आप देख सकते हो। फिर पैट मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ है। आर&डी एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी ने बढ़ाया बिकॉज कंपनी को नए नए मार्केट्स के अंदर यहाँ पे एंटर करना है। ये सारी चीज़ें थी। नेटवर्थ जैसे कि मैंने आपको बताया 59,000 मिलियन की यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी की यहाँ पे नेटवर्थ है, जिसपे से 12,250 मिलियन कंपनी की यहाँ पे फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी के कारण हुआ जो आईपीओ के कारण बढ़ी। ओवरऑल अगर आप देखते हो आईपीओ नहीं भी आता तो कंपनी का यहाँ पे जो नेटवर्थ था वो पिछली बार से बड़ा है, ठीक है। तो अभी 59,000 मिलियन का यहाँ पे नेटवर्थ है। अगर आप मार्केट कैप को नेटवर्थ से डिवाइड करोगे तो आपको प्राइस टू बुक रेशो आएगा जो कि लगभग 7 से 8 पे ट्रेड हो रहा है, जो कि एक डिसेंट वैल्यूएशन है इतने यहाँ पे बुलिश मार्केट में। कैश एंड कैश बैलेंस की बात करिए, यहाँ पे कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा कैश पड़ा है बिकॉज ऑफ आईपीओ। अच्छा फिर नेट वर्किंग कैपिटल है जो कंपनी की बड़ी है। ये थोड़ा एक नेगेटिव चीज़ मैं आपको बोलूँगा क्योंकि कंपनी की वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कम होनी चाहिए, बट क्या ये ग्रोइंग कंपनीज है तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कंपनी ने यहाँ पे इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया है, जो मैंने आपको बताया था क्यों किस कारण से किया है।
अच्छा, आरओसीई की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे जो आरओसीई है वो बेसिकली 32% है, और वहीं पे अगर आप देखोगे अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आप देखते हो तो 17% है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कैश कन्वर्जन साइकिल जो है, ये अब क्या होता है, कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब क्या होता है, कंपनी यहाँ पे कितने दिन में अपने प्रोजेक्ट्स में, मतलब है ना, वो अपना जो पैसा लगाती है, मतलब रॉ मटेरियल मान लीजिए मैंने आज खरीदा, ठीक है, 1 तारीख को, और मैं कितने दिन में यहाँ पे फिनिश गुड्स बेच के मेरे को यहाँ पे पैसा मिल जाता है, ये मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल होता है। एक बहुत ही जेनरिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो कंपनी को लगते हैं यहाँ पे 229 डेज, जो पिछली बार से बढ़े हैं, ये बढ़ता है तो ये थोड़ा नेगेटिव है। अच्छा, पेबल डेज बढ़े तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, बेसिकली कंपनी ने अपने क्रेडिटर से ज़्यादा टाइम मांगा है पैसे बढ़ने का। इन्वेंट्री डेज बढ़े, ये थोड़ा नेगेटिव है। रिसीवेबल डेज कम हुए, मतलब कंपनी के यहाँ जो डेटर्स बाकी हैं वो 70 दिन के डेटर्स बाकी हैं, जो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। तो मतलब ये अच्छी बात है, मतलब जल्दी से जल्दी पैसा आ रहा है। अच्छा, अगर आप देखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे थोड़े बहुत नेगेटिव रहे, तो इसके पीछे बेसिकली यही रीजन रहा है कि कंपनी ने यहाँ पे जो चीज़ें करी है, जो उनका वर्किंग कैपिटल वगैरह बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों के कारण हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे को एक चीज़ जो थोड़ी अच्छी नहीं लगी वो है यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जो यहाँ पे थोड़े डिक्रीज हुए। बाकी पीएनएल हाइलाइट्स पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे। यहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन भी कंपनी ने डिस्क्लोज किया है, जो आप देख सकते हो। ओवरऑल अपने लिए इबिटा मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ है। और अगर आप यहाँ पे Q3 से इसको कंपेयर करते हो तो Q3 के अंदर जो यहाँ पे इबिटा मार्जिन था वो यहाँ पे 33% था, और अभी यहाँ पे Q4 में 40% है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। देखो, लोगों को है ना क्या पसंद आता है, इबिटा, यहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। अच्छा, अब थोड़ी बहुत बात करेंगे यहाँ पे यूरोप और इन मार्केट्स की, अपन मार्केट की बात कर लेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो रेस्पॉन्डिंग टू द कोविड, ठीक है। अच्छा, कंपनी के यहाँ पे आगे क्या यहाँ पे फोकस है, फोकस एरियाज क्या है, अभी कंपनी बोल रही है कि डाइवर्स प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बायोलॉजिक्स फैसिलिटी जो है वो उसको यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे कैपेसिटी वगैरह बिल्डिंग करेंगे, और यहाँ पे वैक्सीन और बायोसिमिलर के अंदर काम करेंगे। फिर कंपनी नए कार्टेजेस और नए डिलीवरी सिस्टम सच एज पेन्स एंड कार्टेजेस पे काम करेगी। फिर कंपनी अपने यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स है, जिसके अंदर यहाँ पे आप पेप्टाइड्स देखोगे। अच्छा, पेप्टाइड्स कौन बनाता है, पेप्टाइड्स बेसिकली शायद आई थिंक ये न्यूलैंड बनाता है। न्यूलैंड है ना पेप्टाइड एपीआई बनाता है, और स्टेराइल एक इनका एपीआई है जो बेसिकली पिरामल ने खरीदा था। तो ये सभी तरह के काम करती है, इंजेक्टेबल, सस्पेंशन, हार्मोनल प्रोडक्ट्स के अंदर काम करेगी। जोग्राफिकल एक्सपेंशन करेगी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। इमर्जिंग मार्केट्स कैसे हुए, इंडिया और जैसे अफ्रीका जैसी कंट्रीज है ना, इमर्जिंग मार्केट्स है। और यहाँ पे डेवलप्ड मार्केट्स कौन से हुए, यूएस, यूरोप और यूके वाले, ठीक है। चलिए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे अगर आप देखोगे, कंपनी की यहाँ पे 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 4 फिनिश डोजेज का काम करती है और 3 यहाँ पे एपीआई फैसिलिटी है, ठीक है। अगर आप देखोगे, एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि कंपनी को आज तक किसी भी यहाँ पे फैसिलिटी के लिए, प्लांट के लिए यूएस एफडीए से वार्निंग लेटर नहीं मिला है। यूएस एफडीए का वार्निंग लेटर जनरली क्या होता है, आपने बहुत बार देखो, यूएस एफडीए ने कोई है ना यहाँ पे एक लेटर जारी करती है, जिसके कारण बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज का शेयर टूट गया, डॉक्टर रेड्डी का टूट गया, लुपिन का टूट गया, सन फार्मा का टूट गया। ये क्या होता है, यूएस एफडीए ऑडिट करता है। अगर यूएस एफडीए को लगता है क्वालिटी और यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं होते हैं, तो वो यहाँ पे एक वार्निंग लेटर देता है, और उसके अंदर वार्निंग लेटर तरह तरह के होते हैं। उसमें ये भी बोला जा सकता है कि आप इस प्लांट से हमें यहाँ पे दवाई नहीं बेचोगे। अगर आपको यूएस में दवाई बेचनी है तो आपको यूएस एफडीए ऑडिट कराना पड़ता है। तो यूएस एफडीए आपके प्रोसेस को मंजूर करेगा तो ही आप यहाँ पे अलाउ हो। मान लीजिए आपके प्लांट में बहुत सारी गंदगी है, तो वो है ना वो सब चीज़ें नहीं करते। यूएस एफडीए वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ड्रग रेगुलेटर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कंपनी का यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है B2B, जो कि बेसिकली कंपनी के शायद करीबन 96% यहाँ पे B2B बिजनेस से आता है। अच्छा, B2B बिजनेस मतलब क्या होता है, कंपनी मान लीजिए अपने कोई इंजेक्टेबल है वो कोई दूसरी फार्मा कंपनी को बेच रही है, और B2C क्या होता है, जो कि आप जो अपने कस्टमर्स को बेचती है। अच्छा, फिर वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी के लोग जो है टोटल यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, CAGR ग्रोथ अगर आप देखते हो यहाँ पे, अगर आप देखोगे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का, तो रेवेन्यू के अंदर जो CAGR ग्रोथ है 29% है, पैट के अंदर CAGR ग्रोथ है 46% की ग्रोथ है। इबिटा मार्जिन के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कंपनी ने बताया ओवरऑल इबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये कंपनी की जर्नी है जो अपन बाद में आते हैं। बिजनेस ओवरव्यू में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कहाँ पे क्या क्या है। 767 मिलियन की इनकी FMF की जो ट्रिपल एफ की जो फिनिश डोजेज की यहाँ पे फॉर्मुलेशन बिजनेस की कैपेसिटी है। 11,000 कैपेसिटी यहाँ पे एपीआई फैसिलिटीज़ की है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो विशाखापट्टनम में 2 एपीआई फैसिलिटी है, फिर हैदराबाद में और एक हैदराबाद में। तो ये सारी चीज़ें, स्टेरल इंजेक्शन यहाँ पे बनाया जाता है। फिर ऑन्कोलॉजी जो कि कुछ होता होगा उसके लिए यहाँ पे काम किया जाता है। फिर बाकी सब भी कंपनी ने बताया कि यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस और वो सारे यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड है। और अगर आप देखोगे तो
ये बेसिकली कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जिस तरीके से काम करती है। आईपी लेड क्या होता है कि बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो यहाँ पे लेड कर देती है। इसके अंदर ओन फाइलिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इनकी खुद के पास ओनरशिप होती है और वो सारी होती है। और को ओन के अंदर क्या होता है, जिसके साथ शेयर करती है उसको यहाँ पे पेटेंट्स वगैरह के राइट देती है। फिर टेक सर्विसेज के टेक ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, ये अपनी कोई टेक्नोलॉजी या फिर कुछ बनाएंगे और वो टेक्नोलॉजी किसी को बेच देंगे। सीएमओ के अंदर क्या होता है, तरह तरह की अजीब तरीके की दवाएं बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो ये सीएमओ होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन बिजनेस होता है, इसको अपन ना सीडीएमओ भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप देखोगे B2C बिजनेस में क्या होता है, ये इनके सबका खुद का होता है। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल था जो मैंने आपको समझाया है, ये कैसे काम करती है। कंपनी ने ये भी बताया कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंजेक्टेबल कंपनीज है यूएस के अंदर। अगर आप बात करते हैं तो 60 कंट्रीज़ में ये लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। और ये सारी चीज़ें, कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है। आप देख सकते हो कहाँ कहाँ यहाँ पे कंपनी काम करती है। अब ये आप कैसे समझोगे, ये इतनी तरह तरह की अजीब अजीब तरह की दवाइयाँ हैं, इसको समझ के क्या ही करना है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे की स्ट्रेंथ वगैरह यहाँ पे कंपनी ने बताई है, इंजेक्टेबल्स के अंदर बताया है। फिर यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में बताया और वो सारी चीज़ें। और बाकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है कैश फ्लोज वगैरह का, बट आई डोंट नो वाई कैश फ्लोज यहाँ पे स्ट्रेंथ में होता है, क्योंकि कैश फ्लोज तो डिक्रीज हो रहे हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, देखो इंजेक्टेबल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इसके अंदर ग्रोथ दिखाई जा रही है, जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बताई जा रही है यूएस के मार्केट के अंदर। वहीं पे अगर अपन देखेंगे 2020 से 2024 के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो वो बेसिकली बिजनेस है वो यहाँ पे लूज पेटेंट प्रोटेक्शन के बीच में होने वाला है, ठीक है। अच्छा, आने वाले टाइम में ग्रोथ वो क्या है, देखो क्रॉनिक डिजीज़ के यहाँ पे बहुत सारे केसेस आए जा रहे हैं, ठीक है। फिर वहीं पे अगर आप न्यू ड्रग NDDS जो डिलीवरी सिस्टम होता है, जिसके बारे में हम लोग ने सन फार्मा अभी जो आया था, सन फार्मा एडवांस रिसर्च का वीडियो, उसमें हमने समझाया था NDDS क्या होता है, दवाई को कैसे दिया जाता है, वो एक तरीका, उसको डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। आप इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, दिन में 3 बार देते हैं या 2 बार देते हैं, ये सारी चीज़ होती है। फिर ड्रग शॉर्टेजेस अगर आप देखोगे तो यूएस के मार्केट में, बेसिकली यूएस में बहुत ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटी है। मार्केट एंट्री बैरियर्स क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ है वो यहाँ पे बहुत अलग होती है, हर किसी के पास यहाँ पे इतने रेगुलेटरी कंप्लायंस होते नहीं है। और फिर वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंपनी बोल रही कंसोलिडेशन ट्रेंड एक्सपेक्टेड टू फेवर यहाँ पे एस्टेब्लिश प्लेयर्स, मतलब कंपनी बोल रही है यहाँ पे हाई मार्केट बैरियर्स है इनके बिजनेस में। अब ये इंजेक्टेबल का बिजनेस है जो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे कंपनी ने यही बताया कि कुल मिला के यहाँ पे जो इंजेक्टेबल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोइंग है, ठीक है। इंजेक्शन वाला जो बिजनेस होता है ना उसको इंजेक्टेबल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए थे। और वहीं पे मार्केट एंट्री बैरियर्स को भी कंपनी ने बताया है। अच्छा, ये वापस वही सारी चीज़ें आ गई है जो कहाँ पे काम करती है, ये उनकी कुल मिला के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह है, ये सारी चीज़ें। फिर वहीं पे अगर अपन बात करें कंपनी के जो US FDA के बारे में बताया गया है, कंपनी के यहाँ पे अगर आप देखोगे 35 ऑडिट्स हुए हैं, जबकि आज तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर इनको बहुत जगह से यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जो GMP वगैरह मतलब सर्टिफिकेशंस मिले हैं उसके बारे में कंपनी ने बताया है। अच्छा, बिजनेस मॉडल ऑलरेडी हम लोग बता चुका हूँ मैं, जैसे कि बताया था B2B से 96% यहाँ पे बिजनेस आता है और बाकी जो थोड़ा बहुत 4% बिजनेस B2C से आता है। तो ये सारी चीज़ें, ये अब कंपनी को आपको और डीपली समझना है ना कि मार्केटिंग राइट्स किसके पास रहते हैं, क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर रॉयल्टी प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह होता है या नहीं होता है, और वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये सारा ये कंपनी का बिजनेस है। मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो ओनरशिप क्या होती है, मतलब बेसिकली एप्लीकेशन की ओनरशिप किसकी होती है, डेवलपमेंट का काम कौन करके देगा, फिर वो जो पेटेंट किसके पास रहेगा, मार्केट कौन करेगा, और मार्केट करने के बाद जो पैसा कमाया जाएगा वो शेयर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और फिर ये बेसिकली कंपनी ने बताया की मार्केट्स। तो ये वाला जो बिजनेस है ना ये इंडिया में ही है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो इनके पार्टनर्स हैं, अगर आप देखोगे तो इंडिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज को ये लोग काम करके देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और B2B मॉडल का साइलेंट फीचर है और ये सारी चीज़ें। तो देखो अगर आप देखोगे R&D लिटिगेशन रिस्क कम होती है, कैश फ्लोज पॉजिटिव होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, मैं फार्मा कंपनी को अगर मेरे प्रोडक्ट्स बेचूंगा तो वॉल्यूम मैनेज ज़्यादा होगा, मेरा मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह कम होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, और वहीं पर यहाँ पे प्राइसिंग रिस्क बहुत कम होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। फिर कंपनी का कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो यहाँ पे बताया गया है, और वो सारी चीज़ें। अच्छा, कंपनी का जो R&D इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो कंसिस्टेंट कंपनी है, अपने R&D में यहाँ पे पैसा डालती जा रही है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी की न्यू लॉन्चेस से जो बिजनेस आ रहा है वो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 11% रेवेन्यू यहाँ पे न्यू लॉन्चेस से आया है, और कितने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, 57 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए। तो बेसिकली कंपनी अपने न्यू लॉन्चेस से यहाँ पे कंपनी कुछ ना कुछ कमा रही है, तो ये अच्छी बात है। बेसिकली कंपनी की ये R&D इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो इसके रिजल्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर कंपनी का यहाँ पे प्रूवन रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे कंपनी काम करती है।
तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंपनी का अभी लाइफ साइकिल है, ये कैसे काम होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट वगैरह है, सप्लाई चेन एफिशिएंसीज है, ऑपरेशनल R&D वगैरह पे बताया। फिर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो गई है। अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक्स आप यहाँ पे फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या क्या है, तो अगर आप देखोगे ये बेसिकली शंघाई फोसन की यहाँ पे वो है। तो अभी यहाँ पे उनका मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना है, कुछ एक्विजिशंस करने की बात कर रही है और यहाँ पे पार्टनरशिप्स की बात कर रही है। वहीं पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट करेगी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी, नए मार्केट्स के अंदर एंटर करेगी और कॉस्ट को यहाँ पे कम करेगी। तो ये इनके बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड्स है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और ये सारी चीज़ें। पैट मार्जिन हम लोग अभी ऑलरेडी देख चुके हैं फिनेंशियली भी, और यहाँ पे ये सारी प्रूवन नेट जो अपन ने देखा है ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। ROC ROE यहाँ पे सभी पॉजिटिव है, कैश बैंक बैलेंस यहाँ पे बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में अभी। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो कंपनी की जो बेसिकली यूटिलाइजेशन था, IPO प्रोसीड्स को कंपनी ने यूटिलाइज किया है नहीं किया है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप देखोगे 12,250 मिलियन यहाँ पे कंपनी ने कैश उठाया था, उसमें से कितना यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है तो आप ये देख सकते हो। देखो, वर्किंग कैपिटल में कंपनी ने यूटिलाइज किया, जैसे अपन ने देखा वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अभी करना बाकी है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में भी करना बाकी है। अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी के यहाँ पे नवंबर में लिस्ट हुए थे, बट अभी भी बहुत कम पैसा यहाँ पे यूटिलाइज किया है, बट इसमें टाइम लगता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम लगेगा और वो सारी चीज़ें हैं। बाकी ये सारा ओवरऑल बिजनेस था। अच्छा, मैंने जो थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं बताई थी वो अगर अपन देखेंगे तो इनकी जर्नी, तो यहाँ पे अगर आप जर्नी की बात करते हो तो यहाँ पे ये एक राजू जो इनके फाउंडर थे, फिर ठीक है इनने हैदराबाद में प्लान डाला, फिर यहाँ पे US FDA का अप्रूवल आया, और ये पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। हम लोग ने काफ़ी इसके बारे में IPO में डिस्कस किया था। ओवरऑल आप इसकी जर्नी देखोगे तो यहाँ पे US FDA के अप्रूवल वगैरह आए हुए हैं, कैपिटल इन्फ्यूजन वगैरह किया था। फिर वहीं पर अगर अपन देखिए कंपनी ने कभी, अगर आप देखोगे फोसन ने यहाँ पे 74% शेयर 2017 में खरीदा था, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी ने आज तक कोई यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कोई है ना एक्विजिशन नहीं किया, और कंपनी अभी बोल रही है हम लोग एक्विजिशन करेंगे। तो अभी यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा। एक यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे एसेट्स खरीदी थी विटेन बायोलॉजिक्स की, और वो सारी चीज़ें करी थी। तो बाकी अभी यहाँ पे कंपनी ने कुछ ऐसा एक्विजिशन किया नहीं है, तो आने वाले टाइम में देखना है हमें कैसा होगा, और वो सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे आप ये देख सकते हो डोमेस्टिक मार्केट से 18% रेवेन्यू, करीबन 16% रेवेन्यू आता है। फिर यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 16% आता है, और यहाँ पे यूरोप वाला जो मार्केट है और US वाला है उससे 61% रेवेन्यू आता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे शेयर प्राइस पे क्या होगा। देखो, तो लगभग अगर आप देखोगे तो 3,000 का भाव यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है ना। 3,000 का यहाँ पे भाव आ चुका है, और ऑलरेडी ये शेयर ने पिछले, अगर आप देखोगे तो अभी अपन देखेंगे 1 महीने के अंदर यहाँ पे जो तेज़ी थी वो अगर आप देखोगे वो यहाँ पे बहुत कम थी, ठीक है। बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, और एकदम से यहाँ पे अभी कंपनी ने ब्रेकआउट जोन दिया है, तो ये अभी ब्रेकआउट के उसमें लेवल्स में आ गया। 3,000 यहाँ पे कंपनी ने पार किया है, और अपने शायद 52 वीक हाई को भी ये बिल्कुल जो है इनका वो करीबन 3100 रुपये का 52 वीक हाई है उसके लगभग चल रहा है। अभी क्या होने वाला है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इतने अच्छे रिजल्ट है, इसके कारण थोड़ी बहुत यहाँ पे वापस रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या टारगेट रख सकते हो, 3100 रुपये का यहाँ पे आप टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। आज से देखो, अभी करंट बाइंग मत करना, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ना करें, ठीक है। और किसी को लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करना है ना तो 2800 रुपये तक के लेवल्स का वेट करें। और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी होल्ड करके रखा है IPO के टाइम से या पुराने टाइम से, तो बिल्कुल होल्ड करके रखे। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स थे जो केवल यहाँ पे इसके लिए आए थे रिजल्ट वगैरह के हिसाब से, तो वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे अभी या तो थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन काट लें और थोड़ी बहुत यहाँ पे 3,050 तक का वेट करें, और ये सारी चीज़ें हो सकती है। ओवरऑल जो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है वो करीबन 3,300 रुपये का है इस स्टॉक के लिए, बट यहाँ पे ये कंपनी काफ़ी फ्यूचर काफ़ी स्ट्रांग लग रही है बाकी फार्मा कंपनी से अगर हम कंपेयर करते हैं, और इंजेक्टेबल बिजनेस इंडिया में कोई ज़्यादा करता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये मेरी राय थी इस पर, और बाकी आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर FIIs के अंदर, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत बार ऐसे FII होते हैं जो यहाँ पे IPO में खरीदते बट निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो FII का स्टॉक यहाँ पे कम हो गया है, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपना शेयर बेचा है, और यहाँ पे स्मॉल कैप फंड ने भी बेचा है। DII में देखोगे तो उनने उल्टा गेम खेला है, वो यहाँ पे शेयर प्राइस में यहाँ पे इनने स्टेक खरीदा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा की एक बात है, कभी भी बड़े इन्वेस्टर को कॉपी नहीं करना है, और कभी भी अपने यहाँ पे ब्लाइंड बाय नहीं करनी है। वो अगर खरीद रहा है तो अच्छी बात है, अपने को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत एनालिसिस करके खरीदिए। अगर आपको नहीं समझता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, शेयर करो ये वीडियो ग्लैंड फार्मा का सभी लोगों के साथ, उन्हें बताओ कितनी शानदार कंपनी है और कितनी अच्छी कंपनी है, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉशियस होकर चलना रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ी बहुत यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है 1-2 दिन के बाद, क्योंकि इतने अच्छे खासे यहाँ पे रिजल्ट हैं, बट यहाँ पे एक शेयर प्राइस में भी उतना ही मूवमेंट आया है। थोड़ा यहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा। करंट
जोन पे यहाँ पे बाय मत कीजिएगा। 2800 रुपये एक लेवल है जो अच्छा यहाँ पे बाइंग सपोर्ट हो सकता है आपके लिए। ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस जानने सभी कंपनियों के जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करो। कोई भी स्टॉक मार्केट की क्वेरी हमें व्हाट्सएप ज़रूर करो, हम लोग आपकी ज़रूर सॉल्व करेंगे। ये फ्री की सेवा है जो हम हमारे सब्सक्राइबर के लिए करते हैं और शायद यूट्यूब पे कोई और नहीं करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।